साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं अपना बिहार। भाषा से बैर नहीं होती, बल्कि भाषा से प्यार किया जाता है, उसे अपनाया जाता है ताकि समाज सुदृढ़ हो और विकास की ओर आगे बढ़ सके। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है और इस बयान पर झारखंड से लेकर बिहार तक की राजनीति तेज हो गई है। ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। झारखंड का बिहारीकरण क्यों? मैं आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती हैं। बिहार की अस्मिता का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं। तो भाषा को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का अजीबोगरीब बयान जो इस वक्त सामने है, उन्होंने भोजपुरी और मगही को बाहरी भाषा बताया है। सीएम ने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग लोग हैं। भोजपुरी और मगही को बोरो लैंग्वेज उनकी तरफ से बताया गया है। भोजपुरी और मगही बोलने वाले डोमिनेटिंग लोग होते हैं और झारखंड आंदोलन के समय भोजपुरी में लोगों को गाली दी जाती थी। उन्होंने साफ कहा कि भोजपुरी झारखंड की भाषा नहीं है और झारखंड आंदोलन की जंग आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा के दम पर लड़ी गई थी। You have spoken about encouraging Adivasi languages, but you have left out Bhojpuri and Maghai, and your coalition partner Congress is quite upset at this omission. Ma'am, this is not a regional language, ma'am. ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। और जो यहाँ के जो लोग हैं, वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं और स्वाभाविक रूप से है, जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? पर इसमें कांग्रेस को दिक्कत है। योर कोलिशन पार्टनर कांग्रेस हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ यू ऑन दैट, एंड हाउ आर यू सॉर्टिंग दैट आउट? मैडम, यहाँ पर जब आंदोलन होता था तो आपको शायद नहीं मालूम होगा कि उस समय आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। ये आज के आंदोलनकारी लोग अभी जिंदा है, मैम, बहुत जिंदा है। बहुत महिला से लेकर पुरुष तक एक भावना है रीजनल लैंग्वेजेस का। एक अपनी आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी, मगही लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। ये जंग लड़ी गई थी यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेजेस के बल पर, यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस के बल पर। तो देखिए, हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलन के दौरान भोजपुरी बोलकर दी गई गाली का बदला ले रहे हैं, लेकिन झारखंड आंदोलन को कुचलने के दौरान कांग्रेस या फिर आरजेडी की बिहार में सरकार थी। अब ऐसे में सवाल तो उठता है कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के साथ ही चुनाव क्यों लड़ी? उनके साथ ही मिलकर सरकार आखिर क्यों चला रहे हैं हेमंत सोरेन? भोजपुरी से बदला तो आरजेडी और कांग्रेस से प्यार क्यों है? तो हेमंत सोरेन के इस अजीबोगरीब बयान के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो गई। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने इसे बिहारी अस्मिता का अपमान करार दिया है। कभी भी किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, समुदाय, इलाके या भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। यह हमारी पार्टी की विचारधारा में ही नहीं है। लेकिन इस तरह की बयानबाजी बिहार की भाषा भोजपुरी और मगही के बारे में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ऐसे लोगों की खराब मानसिकता को उजागर करता है।
झारखंड और बिहार में तो खासा अंतर भी नहीं है। हर किसी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। भोजपुरी और मगही में तो एक से एक विभूतियों ने एक से एक रचनाएं की हैं जो विश्व प्रसिद्ध है। तो इस तरह से बिहार की अस्मिता का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, झारखंड में जेएमएम के साथ सत्ता चला रही आरजेडी ने इस मामले पर हेमंत सोरेन का बचाव किया है। सभी भाषा का सम्मान होना चाहिए। झारखंड भी कभी बिहार का अंग था। भोजपुरी मगही भाषा में जो मिठास है वो सबको पता है। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने का तात्पर्य कुछ और रहा होगा। वो सब दिन सब भाषा का सम्मान करते हैं और बिहार की भाषा का तो वैसे भी झारखंड क्या देश के अन्य राज्यों में लोग बड़े प्यार से बोलते हैं। तो वहीं भोजपुरी के खिलाफ बोलने पर हेमंत सोरेन पर हमने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जेएमएम इसी तरह की राजनीति करती है। भोजपुरी और मगही बोलना सम्मान की बात है। जी के परिवार की यह परिपाटी रही है कि क्षेत्रवाद को रखी राजनीति को वो बढ़ावा देते हैं। भोजपुरी भाषा, मगही भाषा एक सम्मान की भाषा है और चाह लगता है कि हेमंत सोरेन भूल गए हैं कि इन्हीं भोजपुरी भाषियों ने मॉरिशस और सूरीनाम जैसे देशों को आजाद कराया है। आजादी की लड़ाई में इस भाषा की अपनी अलग भूमिका रही है। अब जिन लोगों को भारत के इतिहास की जानकारी नहीं, वो सत्ता पे अगर बैठेंगे तो इसी तरीके का अनाप शनाप बयान देंगे। हमें हेमंत सोरेन जी की ऐसी ही भाषा की उम्मीद है। एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में रेप का केस दर्ज कर लिया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर यह मामला प्रिंस पासवान के खिलाफ इस वक्त दर्ज होता हुआ एफआईआर में चिराग पासवान का नाम भी शामिल है। चिराग पासवान पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने 5 महीने पहले रेप का आरोप लगाया था। साथ ही चिराग पासवान और प्रिंस पर धमकी देने का आरोप भी लगाया गया। आरोप में कहा गया था कि उन्होंने उसका वीडियो भी बनाया और शिकायत करने पर इस वीडियो को वायरल करने की धमकी तक दी गई। पीड़िता ने दिल्ली पुलिस में इसकी शिकायत की थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अब कोर्ट के आदेश पर कनॉट प्लेस थाने में रेप का केस दर्ज किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से पीड़िता का मेडिकल भी कराया गया है। यहां आपको यह भी बताते चलें कि इस मामले में प्रिंस पासवान महिला पर पहले ही ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाकर केस दर्ज करा चुके हैं। तो देखिए, एलजेपी सांसदों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सियासत इस पर तेज हो चुकी है। जेडीयू और बीजेपी ने जहां इसे जांच का विषय बताया, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस के साथ हम इसे साजिश बता रहे हैं। आरोप लगे हैं श्री चिराग पासवान जी पर, श्री प्रिंस पासवान जी पर। ये तो अनुसंधान का विषय है। किसी के आरोप लगा देने भर से कोई दोषी नहीं हो जाता। राजनीति में इस तरह के आरोप लोग लगवाते रहते हैं बदनाम करने के लिए। अब ये जांच होगी, पुलिस जांच करेगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। देखिए, प्रिंस पासवान जी के ऊपर में जो मामला दर्ज हुआ है, ये मामला किया नहीं गया बल्कि करवाया गया है। प्रिंस पासवान जी को व्यक्तिगत तौर पे मैं भी जानता हूं। उनका कहीं से चरित्र इस तरीके का नहीं रहा है। अब मामला दर्ज है, तफ्तीश की जाएगी और हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है कि प्रिंस पासवान जी इस तरह की किसी कार्य में संलिप्त नहीं है। ये पूरी तरीके से उनको फंसाए जाने की साजिश रची गई है। और पूर्व में भी प्रिंस पासवान जी ने थाने में तनहा दर्ज किया है, केस दर्ज किया और बताया है कि किस तरीके से वो महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। आरोप किसी पर भी लगाए जा सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि तथ्यों के आधार पर आरोप लगने चाहिए। यह पूरा मामला अभी सामने आया है। यह एक कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया है। इस पर हमें कोई विशेष टीका टिप्पणी नहीं करनी है। अनुसंधान का विषय है। पुलिस के लोग, प्रशासन के लोग इस पूरे मामले की छानबीन करेंगे, अनुसंधान करेंगे। उसके बाद चीजें सामने आ पाएंगी, स्पष्ट हो पाएंगी। उससे पहले इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं। प्रिंस पासवान पर तो बहुत पहले आरोप लगे थे, अब एफआईआर क्यों? इतनी देरी हो गई रेप जैसे गंभीर मामले में एफआईआर दर्ज करने में। यहीं से दिल्ली पुलिस संदिग्ध होती है
और यही ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस एक बार फिर केंद्र सरकार के लठायत के तौर पर इस मुकदमे का राजनीतिक इस्तेमाल करवाना चाहती है और राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो कुछ करना चाह रही है। ये मामला संदिग्ध है, इसलिए इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, हर हाल में उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। आरोप तो कोई भी लगा सकता है, किसी को आरोप लगाना तो बहुत आसान है, लेकिन ये जांच का विषय है। अब क्या जांच होता है, जांच की रिपोर्ट क्या आती है, और ये सरकार जो है न ये किसी को बचाती है और न किसी को छोड़ाती है। तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेट अस वेट, हम लोग इंतजार करें कि जांच का रिपोर्ट क्या आता है। लेकिन किसी के आरोप लगा देने से ऐसा थोड़ी है कि जिसने आरोप लगा दिया वो सही है या गलत है। आरोप एक अलग विषय है और जांच एक अलग विषय है, और जांच के बाद जो फैक्चुअल होगा, जो सामने बातें आएंगी, उस पर सरकार अपना काम करेगी। आंदोलन का अधिकार सभी को है, लेकिन इस अधिकार का गलत इस्तेमाल भी खूब होता है। बिहार में पिछले 7 दिनों से करीब 30,000 निकाय कर्मियों की हड़ताल जारी है और इस हड़ताल की वजह से जगह जगह कचरे का अंबार लग गया है। गंदगी की जद में लोगों की जिंदगी है और सड़क पर सड़ रहे कचरे बीमारी को न्योता दे रहे हैं। बातचीत की कोशिश बेनतीजा साबित हो रही है और सवाल उठ रहे हैं कि कब बंद होगी गंदगी फैलाने वालों की ब्लैकमेलिंग। हड़ताल से हलकान बिहार। हर तरफ कचरे का अंबार। सड़क पर पड़ी है गंदगी। बीमारी की जद में जिंदगी। आंदोलन का ये कैसा अधिकार? कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? गंदगी फैलाने वाली ब्लैकमेलिंग। और देखिए, पटना से इससे जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सफाई कर्मियों को हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए गए हैं। इन सफाई कर्मियों को हड़ताल खत्म करना होगा, यह आदेश इस वक्त सामने है। पटना हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है हड़ताल खत्म कराने को लेकर के। हड़ताल कैसे जल्द से जल्द खत्म हो, इसे लेकर सरकार को क्या कदम उठाने हैं, इसे लेकर पटना हाईकोर्ट की तरफ से आदेश। 8 हफ्ते के अंदर मांगों पर विचार करे सरकार, यह हाईकोर्ट ने कहा है। विचार कर निर्णय पारित राज्य सरकार करे, और इसे लेकर यह बड़ी जानकारी इस वक्त इस पूरे प्रकरण में, जिसमें आज हड़ताल कर्मियों की हड़ताल का 8वां दिन है। पटना हाईकोर्ट ने अब इस हड़ताल को खत्म कराने को लेकर के राज्य सरकार को निर्देश दे दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर, 8 सप्ताह के अंदर देखिए कैसे आपको इन मांगों पर विचार करके कोई निष्कर्ष निकालना है। और सहयोगी आनंद वर्मा इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर पटना से जुड़ गए। आनंद, हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है अपने इस आदेश में? पटना हाईकोर्ट ने यह कहा है कि जितने भी निगम कर्मी हैं तुरंत काम पर लौटें और हड़ताल को समाप्त करें, और साथ ही राज्य सरकार को भी निर्देश दिया है कि इनकी जो लंबित मांगे हैं उन पर विचार करें और 8 सप्ताह के अंदर ये निर्णय लें, क्योंकि बहुत लंबे समय से इनके मांगे अधिक बार बार इनको हड़ताल करना पड़ता है। तो इससे जरूरी है कि उनके मांगों पर भी विचार किया जाए और निर्णय लिया जाए। आनंद, क्या ये माना जाए कि इस वक्त जो नारकीय स्थिति राजधानी पटना सहित तमाम दूसरे जिलों में नजर आ रही है, इस बाबत कोर्ट को खुद स्वतः संज्ञान लेना पड़ा? नहीं, ये मामला एक था। उसी मामले के सुनवाई के दौरान कल एडवोकेट जनरल ने अनुरोध किया था कोर्ट से। मामला गंभीर उछला है और कोरोना भी अभी संकट खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए सफाई जरूरी है। शहर में पूरा तरह गंदा और कूड़ा फैला हुआ है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि वे हड़ताल समाप्त करें और अपना कार्य शुरू करें। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद समान जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए हम दिखाते हैं कि इस वक्त हालात कितने बदतर हो चुके हैं। पटना के बोरिंग रोड, पौष इलाका और उस इलाके की भी स्थिति नारकीय बनी हुई है। देखिए, बोरिंग रोड की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले, इसके बाद पटना की ही दूसरी तस्वीर भी है, लेकिन ये जगह है किदवईपुरी, जहां पर कचरे का अंबार आपको नजर आ रहा होगा और इसी के बीच आने जाने की व्यवस्था लोगों की बनी हुई है।
वहीं तीसरी तस्वीर पूर्णिया की है, लेकिन पूर्णिया ही नहीं, राज्य के दूसरे तमाम अगर जिलों की और जगहों की बात कर ली जाए तो यही हालात इस वक्त हैं कि शहरों में हर जगह आपको कचरा नजर आएगा और कचरे की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है, और वो भी तब जब पेंडेमिक सिचुएशन इस वक्त है, साफ सफाई जरूरी हो जाती है, तब ऐसे हालात हैं। निगम कर्मियों का हालांकि अब हड़ताल खत्म करने को लेकर के पटना हाईकोर्ट की तरफ से आदेश राज्य सरकार को दिए गए हैं। पटना नगर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य और प्रवक्ता इंद्रदीप चंद्रवंशी ने हड़ताली कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए समाधान निकल जाएगा। देखिए, उसको जायज या नाजायज ठहराने की बात नहीं। हमारा चाहे हम हो या कोई भी ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे आम, हम सबसे पहले उत्तरदायी हैं अपने पब्लिक के प्रति। हमारे पब्लिक को चूंकि आज अगर हमको मान सम्मान मिल रहा है तो उन्हीं पब्लिक की वजह से मिल रहा है। अगर कर्मियों को वेतन मिल रहा है तो उन्हीं पब्लिक के पैसे से मिलता है। पदाधिकारियों को वेतन मिलता है। हित में हड़ताल क्यों नहीं तोड़वा रहे हैं आप लोग? हम तो लगातार अपील कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करेंगे अपने कर्मियों को कि चूंकि आपका विरोध का हम ये नहीं करें कि आपकी जो मांगे हैं सरकार विचार कर रही है, लगातार वार्ता चल रही है, विफल हो रही है, ये बड़ा दुखदायी है। तो पटना नगर निगम कर्मियों की पिछले 8 दिनों से जारी हड़ताल को लेकर आरजेडी ने राज्य सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी है। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने यहां तक कहा कि राज्य सरकार से ये पूछा जाना चाहिए, ये सवाल राज्य सरकार से है कि आखिर सरकार हड़ताल तोड़वाने में बार बार नाकाम क्यों हो जा रही है, फेल क्यों हो रही है, कब तक पटना समेत दूसरे जिले गंदगी की युमार झेलते रहेंगे। बिहार सरकार कई दिनों से कान में तेल रख करके सोई हुई है। नगर निगम के कर्मचारी, सफाई कर्मी, नगर परिषद के सफाई कर्मी पूरे बिहार में कई दिनों से हड़ताल पर है और कोई सुध लेने वाला नहीं है। पूछता है आरजेडी कब तक गंदगी का अंबार लगा रहेगा शहरों में, सफाई कर्मी कब काम पर वापस लौटेंगे, आखिर उनकी मांगों को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है। तो पिछले 8 दिनों से निगम कर्मियों की चली आ रही हड़ताल को लेकर अब विपक्ष सरकार पर हमलावर हो चुका है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि सरकार जल्द से जल्द निगम कर्मियों की हड़ताल खत्म करवाने के साथ उचित वार्ता कर लोगों तक उनकी मांगों को दुरुस्त करने और सुधारने की कोशिश करे। कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल को सरकार खत्म कराने का प्रयास करे, चूंकि निगम कर्मियों की मांगे जायज हैं। अगर सरकार हड़ताल नहीं खत्म कराती है तो शहरों में कचरा जमाव के कारण एक नया बड़ा महामारी फैलने की संभावना बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमरा जाएगी। तो सरकार अपने दायित्वों को निर्वहन करे और निगम कर्मियों की मांग को मांगते हुए हड़ताल खत्म कराने का प्रयास करे। और अगली खबर पुलिस कर्मियों पर हमले से जुड़ी हुई। देखिए, नालंदा के इस्लामपुर बाजार में असामाजिक तत्वों ने आज पुलिस टीम पर हमला कर दिया। उन्होंने इस्लामपुर थाने में पदस्थापित एएसआई जालंधर मंडल को डंडों से पीटा है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और लाल घेरे में जो शख्स आपको नजर आ रहे होंगे वो एएसआई जालंधर मंडल हैं, जिन्हें डंडों से पीटा जा रहा है। और भीड़ के बीच ये कानून के साथ किस तरीके से मजाक, और कानून को लोग हाथ में बेधड़क ले रहे हैं। दरअसल खाद्य समस्या से परेशान किसानों ने आज सड़क जाम किया हुआ था। इसी सूचना पर पुलिस यहां पर पहुंचती है। लोगों को समझाने के लिए एएसआई मौके पर थे और इस दौरान भीड़ में घुसे असामाजिक तत्वों ने एएसआई पर हमला कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं और अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे एक एएसआई पर डंडों से हमला किया जा रहा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद हिलसा डीएसपी जरूर मौके पर पहुंचे। उन्होंने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है, जहां पर पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के आवास पर छापेमारी इस वक्त होती हुई। देखिए, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर के आवास पर यह छापेमारी हो रही है। सदाकत आश्रम के नजदीक ये आवास है पीडब्ल्यूडी इंजीनियर का, जिस आवास पर इस वक्त ये छापेमारी और कार्रवाई होती हुई। आय से अधिक संपत्ति का मामला, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आ रही है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में यह कार्रवाई इस वक्त होती हुई और लगातार ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसता हुआ इनके ऊपर कार्रवाई होती हुई। और इस कड़ी में पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के आवास पर, सदाकत आश्रम के नजदीकी आवास है जहां पर यह छापेमारी हो रही है।
तो आय से अधिक संपत्ति के मामले में देखिए, इससे पहले भी कई अधिकारियों पर गाज गिर चुकी है और एक पूरी लंबी फहरिस्त है जिन पर एक एक करके अब ये कार्रवाई होती हुई सरकार सख्त होती हुई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित कर रखी है और आय से अधिक इस संपत्ति के मामले में इस वक्त पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के आवास पर यह कार्रवाई हो रही है। पूर्णिया में पिछले 3 दिन में 4 लोगों की हत्या ने प्रशासन के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोमवार की रात को भी सहायक खजांची थाने के बड़ी मस्जिद के पास एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप मोहम्मद लाल और मोहम्मद लाडले पर लगा है और बताया जा रहा है कि सन्नी नाम के एक शख्स के घर छठी का कार्यक्रम चल रहा था और इसी दौरान लोग बिना बुलाए इस कार्यक्रम में शरीक हो जाते हैं। घर वालों ने उन्हें जब रोकने की कोशिश की, मना करने की कोशिश की, तो अपने 20 से 25 साथियों को भी इन लोगों ने बुलाया वहां और हंगामा करने लगे। सन्नी ने जब विरोध किया तो उस पर चाकू से हमला कर दिया गया। परिजनों का यह आरोप है कि हंगामे की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने वहां पर पहुंचकर आरोपियों को भगा दिया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अब कर रही है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।